So, welcome everyone, and I hope that all of you are on mute. Let us start with the history of UK, and because there are a lot of confusions about कि Great Britain क्या होता है और UK क्या है और England क्या है और इन सब की ट्रेजेक्ट्रीज क्या है, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है समझने में, एंड वी चेंज इट इंटरचेंजेबली। हम इसको चेंज करते रहते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन को ही हम यूके बोलेंगे और फिर उसी को हम इंग्लैंड बोलेंगे। ये कंफ्यूजिंग है, एंड इस कंफ्यूजन को ही मैं दूर करूंगी, एंड आई टेल यू अ लॉट ऑफ फैक्ट्स व्हिच यू डोंट नो अबाउट यूके। सो लेट अस स्टार्ट। पहली चीज, आप इस मैप को देखो। couple of things which should be very clear from this map. दो आइलैंड्स दिख रहे हैं आपको, एक है आइलैंड और एक है स्कॉटलैंड, एडिनब्रा, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स। लंदन आपका इधर है, एंड इस साइड आपके राइट साइड में नॉर्थ सी है। नॉर्थ सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सकवेशन और ड्रिलिंग ऑफ ऑयल रिसोर्सेज। उसके बाद फिर आपका आयरिश सी है जो आयरलैंड को इंग्लैंड से मतलब अलग करता है। यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस को अलग करने के लिए इंग्लिश चैनल है, राइट? तो सिंपल से तरीके से अगर हम समझना चाहें तो ये क्या है? इट इज जस्ट लाइक अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स, just a collection of islands which is next to your Europe. It is in the temperate climate और ये divided है। किस तरीके से divided है I will tell you. And इसमें क्या क्यों important ये बना, क्यों इसका it colonized more than 1/5 of the world, and क्यों ये इतना पावरफुल बना, ये सारी चीजों को हम इस क्लास में बात करेंगे। तो as you can see from the next map, अगर मैं सिंपल तरीके से इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं इन अ वेरी नॉन आर्टिस्टिक वे, तो ये एक आइलैंड है और ये एक आइलैंड है, राइट? ये जो पार्ट है आपका आइलैंड का, दिस इज इंग्लैंड, दिस इज वेल्स, दिस इज नॉर्दर्न आइलैंड, दिस इज आयरलैंड, एंड दिस इज स्कॉटलैंड। इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन। हीथ्रो इसका सबसे ज्यादा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट, इट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। वेल्स का कैपिटल है कार्डिफ। स्कॉटलैंड का कैपिटल है एडिनब्रा। फिर आप लेफ्ट में आएंगे, द अदर आइलैंड दैट यू सी, उसका नदर्न पार्ट इज कॉल्ड एज नदर्न आइलैंड, इसका कैपिटल है बेलफास्ट। और जो साउथ वाला पोर्शन है उसका कैपिटल है वो है आयरलैंड, उसका कैपिटल है डबलिन। इसी को आप आर्टिस्टिक तरीके से लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, जो और नॉन आर्टिस्टिक तरीके से राइट साइड में देख सकते हैं। तो आपका यूके जो है बना हुआ है 4 डिफरेंट कंट्रीज से। पहला कंट्री है इंग्लैंड, दूसरा कंट्री है वेल्स, तीसरा कंट्री है स्कॉटलैंड, और चौथा कंट्री है नदर्न आइलैंड। ये सब यूके में आता है। आयरलैंड इज नॉट पार्ट ऑफ यूके, आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। बहुत सिंपल सा। इसके आसपास पे बहुत सारे आइलैंड्स आपको दिखेंगे, जैसे यहाँ पे शेटलैंड आइलैंड्स हैं, ऑकनी आइलैंड्स हैं, आयरिश सी में आइल ऑफ मैन है, आपका आइल्स ऑफ स्किली है। ये अलग अलग आइलैंड्स हैं इसके। आपका हर जैसे हिंदी बोलने की जो तरीका होता है वो चेंज होते रहता है। जैसे बिहार में हम करके बात करते हैं, वैसे ही अंग्रेजी बोलने का भी तरीका अलग होता है। तो अगर आप किसी स्कॉटिश एक्सेंट वाले से अंग्रेजी सुनेंगे तो हैं 3-4 बार रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि नहीं समझ में आएगा। आयरिश वालों से भी, वेल्श का थोड़ा बहुत समझ में आपको आ ही जाएगा, और इंग्लिश तो इंग्लिश इंग्लैंड का आ ही जाएगा। उनका भी पता, द क्वीन विक्टोरियन इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट हियर। सो अटलांटिक ओशन में ये आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड्स कैसे बने, क्या था इनका हिस्ट्री, क्या ये कभी किसी से इन्वेड हुए,
क्यों यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से क्या चेंजेस हुए, किस तरीके से ये आगे गया, क्या ये पूरा पॉलिटिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे इफ यू गो टू इंग्लैंड फॉर एग्जांपल, सो इट इज वेरी रेगुलर टू टॉक अबाउट द वेदर, राइट। वेदर की बात करना बहुत ही ज्यादा कॉमन है, किसी से भी बात करके यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन ऑन वेदर, बिकॉज वहां कभी बारिश होती है, कभी सनशाइन है, कभी बारिश होती है, कभी सनशाइन है, कभी विंडी है, कभी सनशाइन है, कभी बारिश है। मतलब उनका एक ही दिन में 4 सीजन हो जाते हैं, वैसे वो टेम्परेट क्लाइमेट में है। आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग, तो आई डिडंट नो कि अम्ब्रेला इंपॉर्टेंट है, नीदर आई हैड इंटरनेट कनेक्टिविटी इन माय फोन एंड आई डिडंट केयर, सो आई स्टार्टेड वॉकिंग एंड अचानक से बारिश होने लगी। आई वाज कंप्लीटली एकदम, इट वाज नॉट ड्रिजलिंग, इट वाज बारिश 5 मिनट के लिए। सो आई वाज लाइक क्या करें, अब कहीं बैठ भी नहीं सकते। इट वाज लॉन्ग बिग मीडोज, आई वाज नियर हैरो स्कूल जहाँ पे नेहरू पढ़े थे। तो आई केप्ट वॉकिंग, उसके बाद 5 मिनट बाद धूप निकल गया, तो आई वाज कंप्लीटली ड्राई। आई वाज लाइक ठीक है। फिर थोड़ी देर आगे चले तो फिर बारिश होने लगी, फिर थोड़ी देर आगे चले फिर धूप निकल गया। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई फेल्ट आई वाज इन अ वॉशिंग मशीन, बट नाउ एवरी टाइम आई गो, आई ऑलवेज गो विथ द नॉलेज ऑफ अम्ब्रेला। बाय द वे, अगर आपको ये लग रहा है कि आप इंडिया से कोई अम्ब्रेला लेके वहां चला जाएंगे तो अम्ब्रेला पट करके उड़ जाएगा, जैसे वहां 5 मिनट की जो बारिश होती है। तो इससे बेहतर है कि वहीं जाके $5 का आप 5 पाउंड का अम्ब्रेला खरीद ले, डोंट टेक फ्रॉम हियर, राइट। और हमेशा लेके ही घूमे, मतलब इट शुड बी इन योर हैंड बैग फर्स्ट थिंग, और फॉर गाइज इट शुड बी इन योर वट एवर बैग यू कैरी, ओके। उसके बाद फिर दूसरा है, दे आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्यू, जो लाइन में लगते हैं ना, हम तो लाइन में एकदम, तो वहां के कल्चर में क्यू मानना बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब इट इज कंसिडर्ड वेरी रूड इफ यू जंप द क्यू, वेरी रूड। तो वहां का एक सोशल डिसेंसी ये है। तीसरा, अगर आप वहां किसी के घर में डिनर करने के लिए जा रहे हैं तो प्लीज 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 अपना बर्तन खुद धोएं। डोंट एक्सपेक्ट कि अतिथि महाराज देवो भव, तो वो आपका बर्तन उठा के अपना सिंक में धोए ना, राइट। एनीवे दे हैव डिश वॉशर्स। डिश वॉशर इज लाइक अ वॉशिंग मशीन जो आपके बेसिन के नीचे लगा रहता है, एंड यू जस्ट हैव टू यू नो पानी से धो लो अपने बर्तन, उसमें डाल दो, वो गरम गरम आपका वो धो भी देगा, और फिर एंटी बैक्टीरियल एंड ऑल ऑफ दैट। तो डिश वॉशर वहां चलता है, बट यू स्टिल हैव टू वाइप योर प्लेट, नहीं तो फिर कोई बुलाएगा नहीं। नेक्स्ट है, क्रिकेट के बहुत शौकीन है, लेकिन उससे ज्यादा शौकीन है वो फुटबॉल के। फुटबॉल इज लाइक आर्ट, इट इज कल्चर। जहाँ पे हमारे दुकान, मतलब आपको हर 5 मिनट के बाद कोई फल वाला दिखेगा इंडिया में, तो वहां हर 5 मिनट के बाद पब्स दिखेंगे, एंड दे हैव अ वेरी वेरी एक्टिव नाइट लाइफ। इसके अलावा इट इज वेरी ग्रीन as much as I can say. I have been to Brighton and Southampton and Plymouth. ये 3 जगह I have been. All of these are beach areas. तो looking across the English Channel, मतलब थोड़ा सा और कूदते तो फ्रांस पहुंच जाते। I'm just joking. तो उस टाइप का है। आपका नॉर्थ सी ऊपर है, अटलांटिक ओशियन में ये आइलैंड्स हैं। That is it. अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझना है हमें कि इस तरीके से ज्योग्राफी है यूके का। अगर सिंपल तरीके से अब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैप इन अ बेटर वे, ये स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड का कैपिटल है एडिनब्रा। स्कॉटलैंड क्यों फेमस है? एडिनब्रा यूनिवर्सिटी वहां पे बहुत फेमस है। आपके जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ was from Scotland. He was Scottish, and he was also in the Enlightenment period. He was very one of the figures who used to question about ask for scientific claims and all of it. So the father of economics आपके स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे। एडिनब्रा यूनिवर्सिटी में उनका बहुत बड़ा स्टेच्यू भी है, यू कैन गो देयर एंड सी। उसके अलावा जो है इंग्लैंड है, वेल्स है, नदर्न आयरलैंड, अब बेलफास्ट उसका कैपिटल है, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड डबलिन उसका कैपिटल है। फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करता है पानी से इंग्लिश चैनल। अंडर वाटर ट्रेन होती है, यू कैन टेक अ ट्रेन
and you can within 2-3 hours reach from London to Paris. Underwater train hai under the English Channel, or you can take a flight. But because of Brexit, many things will be problematic, right? अब आप यहाँ पे देख रहे हैं प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन बेसिकली जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं. प्राइम मेरिडियन इज दैट लॉन्गिट्यूड जो टाइम के लिए एसोसिएशन के लिए यूज होता है. हर लॉन्गिट्यूड आप क्रॉस करेंगे तो फिर 4 मिनट का चेंज आता है. तो लंदन के पास एक छोटा सा गांव है कॉल्ड एज ग्रेनिच. ग्रेनिच के थ्रू ही आपका जो GMT है, ग्रेनिच मीन टाइम की जो लाइन है वो पास करती है. इंडिया उससे 5.5 घंटा आगे है. तो अभी जैसे बज रहा है 6:40, तो यू कैन कैलकुलेट अभी लंदन 4.5 5.5 घंटा पीछे होगा. मैंने 4.5 और 5.5 क्यों बोला? बिकॉज दे चेंज देयर क्लॉक्स. समर में इट इज 5:30, मतलब 5 hours 30 minutes, एंड विंटर में 4 hours 30 minutes का डिफरेंस होता है. We don't change our clocks because we are a tropical country. Most of it, हमारा टेम्परेट जोन में सिर्फ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स आते हैं, उत्तराखंड ऑल्सो. बाकी वी आर वी क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये जो है आपका टेम्परेट कंट्री है, यहाँ पे टाइम के डिविजन्स अलग फॉलो होते हैं. तो ये सारी चीजें हैं. ग्रेनिच के नाम पे ही ग्रेनिच ऑब्जर्वेटरी भी है, जहाँ पे यू कैन एक्चुअली क्रॉस, मतलब लोग वहां पे जाके एक पैर इधर और एक पैर इधर रखते हैं कि डियर आई एम इन द बिटवीन ऑफ टाइम जोन्स, मतलब एक पैर मेरा फ्यूचर में और एक पैर पास्ट में. एनीवे, तो ये आपका यूके का है. आयरलैंड इज नॉट पार्ट ऑफ यूके. आयरलैंड इज नॉट पार्ट ऑफ यूके. ये मैं आपको 3 बार बताने का सिंपल सा यही रीजन है कि मैं आपको बताऊं कि आयरलैंड इज नॉट पार्ट ऑफ यूके. अब चलते हैं क्या क्या व्हाट आर द मतलब अट्रैक्शन क्यों है, मतलब व्हाट इज सो अट्रैक्टिव. सो आई रिमेम्बर कि जैसे हमारे मेलावनी में वो नहीं होता, गोल गोल घूमते हैं ऐसे, आई फॉरगेट द नेम, वो चकड़ी एकदम गोल गोल. तो वैसे ही लंदन आई है और मैं अपने बर्थडे में गई थी और उतना ही बड़ा है, मतलब बहुत ह्यूज है, यू कैन गूगल इट. एंड आई वाज लाइक कि बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा, इसमें बैठेंगे और पूरा लंदन दिखता है, थेम्स दिखता है. सो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड. आई वेंट. वो इतना स्लो है ना डियर, मतलब यू कैन स्लीप इन इट. वो बहुत ही धीरे 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 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा. एनीवे, फिर आपका टावर ब्रिज है. टावर ब्रिज और लंदन ब्रिज अलग अलग है, कंफ्यूजन मत उसमें कीजिएगा. लंदन जू है, ब्रिटिश म्यूजियम है जिसमें जितना भी कंट्रीज को कोलोनाइज किया है सबका आर्टिफैक्ट्स है. उसके बाद फिर आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राइटन है. ब्राइटन इज वेरी वेरी फेमस फॉर ऑब्वियसली द बीच एरिया. पूरा का पूरा ब्राइटन आप लाइक यू टेक द बस, रीच देयर इन द आफ्टरनून. 5-6 घंटे में पूरा ब्राइटन घूम लोगे. इट इज सो सिंपल, राइट? वहाँ पैलेस वैलेस भी है, तो इट्स नाइस टू विजिट. पोर्ट्समouth है अगेन अ बीच एरिया. आपको वहाँ पे बहुत बड़े कैफेज हैं. यू हैव इंग्लिश ब्रेकफास्ट. इंग्लिश ब्रेकफास्ट इज ह्यूज, लाइक यू नो यू हैव coffee, tea, then bacon, pork, sausages, omelette, half fried, stirred, God knows what, bread, God knows, but beans, मीठे beans, they eat a lot. तो ये है. उसके बाद फिर बर्मिंघम है. बर्मिंघम, लिवरपूल, लीड्स, ये सब यूनिवर्सिटीज भी हैं. यहाँ फुटबॉल भी बहुत फेमस है. मैनचेस्टर, ये सब आप जानते ही हैं, फुटबॉल एसोसिएशंस हैं. इसके बाद न्यू कैसल में आपका डिस्कवरी का म्यूजियम है. एडिनब्रा में एडिनब्रा कैसल है. स्कॉटिश नेशनल पोर्ट्रेट गैलरी है. बहुत मतलब इट हैज इट्स ओन ब्यूटी इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल ग्रासलैंड्स एंड हाईलैंड्स एंड ऑल ऑफ इट. फिर यहाँ पे आपका यू कैन सी नॉर्दर्न आयरलैंड में शीप बहुत उगते हैं. उगते मतलब पाले जाते हैं. एंड आयरलैंड में I don't know if you have watched the BBC documentary called as Doctor Who. If you have not watched it, you should watch it. It started from 1950s or 60s, BBC में, and it was a documentary about alien who takes a man-like figure, उसको doctor शब्द दिया गया है, and he goes back in time.
So अगर आप हिस्ट्री के भी लेसन्स लेना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो यू नो he'll sometimes go to the Caesar time, he'll sometimes go into the future, he'll sometimes go to the Shakespearean time, sometimes he'll go to World War time, sometimes Second World War time. तो वो डॉक्टर हु का कैरेक्टर जो है हर सीरीज में चेंज होता है. तो Matt Smith was one of the characters. उसके बाद there was a Scottish actor who became a Doctor Who, elder Scottish guy, I'm forgetting his name. उसके बाद then the 13th Doctor was a lady, which caused a lot of debate कि for the first time a lady is becoming a doctor. तो it is like और ये जो आप ये देख रहे हैं, this is like a telephone booth. So these telephone booths were basically at that point of time when you can go and call, और जैसे आपने बहुत सारे मूवीज में देखा होगा, कभी खुशी कभी गम एंड ऑल ऑफ इट. तो ये टेलीफोन बूथ्स का कल्चर था, यू कुड गो एंड कॉल. अब ऑब्वियसली इट्स नॉट रैम्पेंट. तो ये सारी चीजें हैं. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. एक्सेंट चेंज होते रहता है. समवन हु इज फ्रॉम ब्राइटन विल नॉट स्पीक इन द लंदन वे. पोर्ट्समिथ का बंदा लंदन की तरह बात नहीं करेगा, बर्मिंघम की तरह बात नहीं करेगा, हर सब. और दीज आर वेरी स्पेशियस. लाइक यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है तो यू हैव वाइडर स्पेसेस एंड काफी ग्रीनरी और खेत खलिहान और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिले. बड़ा मजा आता है. मतलब यू कैन गो ऑन वॉक्स. मतलब दैट इज वेरी गुड देयर. इसके अलावा जो है ब्रिटिश पीपल डोंट लाइक सीइंग आई टू आई. यू कैन नॉट स्टेयर. दे फाइंड इट वेरी रूड. तो थोड़ा सा निगाहें झुका के ही बात करते हैं. It is the culture over there, which I found very interesting, but I think I got used to it. तो ये सारी चीजें हैं ना very simple way. अब ग्रेट ब्रिटेन क्या है? ग्रेट ब्रिटेन एक कंट्री नहीं है. इट इज अ लैंड मास. ग्रेट ब्रिटेन इज नॉट अ कंट्री. इट इज अ लैंड मास. इसको ग्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड्स इन ब्रिटिश आइल्स. ब्रिटिश आइल्स का मतलब क्या होता है? आइल्स आइलैंड से आया है. राइट. तो ब्रिटिश आइल्स का ये बड़ा सा लैंड मास है, इसीलिए इसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं. और इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स आता है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आइलैंड. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. इसीलिए इसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा आइलैंड है. इतना बड़ा आइलैंड आपका आइलैंड और नदर्न आइलैंड मिला के भी नहीं है. तो यू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अ कंट्री. इट इज अ लैंड मास. राइट. एंड दे कॉल देमसेल्व्स ग्रेट. लेट इट. ओके. अब ब्रिटिश आइल्स क्या है? ब्रिटिश आइल्स का मतलब होता है ब्रिटिश आइलैंड्स. तो यहाँ आपको शेटलैंड आइलैंड दिख रहा है, ओकनी आइलैंड्स दिख रहा है, आउटर हेब्रिडीज दिख रहा है, आइलैंड्स ऑफ स्किली दिख रहा है. ये अलग अलग. आइल ऑफ मैन है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. लाइक वन डे ड्यूरिंग द पैंडेमिक व्हाट आई डिड वाज आई वेंट टू गूगल अर्थ एंड मैंने आइल ऑफ मैन का टूरिज्म किया. Like you can, you know, the 360-degree view and everything. You can just go and check it out. Isle of Man पूरा का पूरा available है Google Earth पे. तो you can cross कि अच्छा ये road है, ये road है. It feels as if you're actually walking. छोटा सा island है. तो ये सारे आपके बहुत ही important facts हैं. फ्रांस just बगल में ही है, as you can see. लेकिन इतना पास, मतलब छोटा नहीं है. इंग्लिश चैनल अगर स्विमिंग करना शुरू करोगे तो ये नहीं कि कूद के चले गए, वैसा उतना नहीं है पास. तो फ्रांस, और पहले इनिशियली क्या था कि दोनों सटे हुए थे. दे वर टुगेदर. आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 60,000, 80,000, 1 million years before. सटे हुए थे. Then they separated and your English channel was formed. ठीक है. तो British Isles जो है, this is the name of the group of islands which are in the northwestern corner of Europe. इसमें ग्रेट ब्रिटेन है, आइल ऑफ मैन है, आइल्स ऑफ स्किली है, चैनल आइलैंड्स हैं, और 6,000 डिफरेंट स्मॉलर आइलैंड्स हैं जो मैप में भी आपको क्लियरली नहीं दिखेंगे. राइट. तो ये अटलांटिक ओशन में है. As simple as that. This is the fact about it. Now let us go to the history of UK कब establish हुआ. तो इसके ऊपर डिबेट है. दो हाइपोथेसिस है. Some people argue that UK was formed in 1707. 1707 में इंडिया में आपका चल रहा था क्या? मुगल एरा. तो 1707 में by the Act of Union between England, Wales and Scotland. और तब उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का नाम जो है 1801 में जाके अडॉप्ट किया.
तो यूके जो शब्द है वो 1801 में है। आज का डे क्यों इम्पोर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम की डेथ ऑफ लता मंगेशकर, एंड इट इज द इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस अगेंस्ट फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन। आज के दिन ही यूके ने 1918 में विमेन को वोटिंग का राइट्स दिया था, बट 30 इयर्स प्लस, राइट। तो देर आर टू हाइपोथेसिस। एक है 1707। अच्छा, जीरो को ओ बोलते हैं, दैट इज अ कल्चर, मुझे बहुत टाइम तक समझ में नहीं आया था। I would ask the phone number, Sujal, you have to mute yourself. I used to ask the phone number and they would say 7 plus 447 030 04. I'm like, तुम्हारा अल्फाबेट कैसे आ गया नंबर में? बट दे कॉल ओ, जीरो को ओ बोलते हैं। तो या तो इट इज 1707, नहीं तो इट इज 1801, जब आइलैंड भी आ गया था इसमें। अगर आप पूरी हिस्ट्री में जाएंगे, इफ यू गो टू 6000 BC, सो वी आर बिफोर क्राइस्ट अभी, तो अटलांटिक ओशन आपका था, आपका फ्रांस और यूके ऑलमोस्ट जुड़ा हुआ था, इवन योर आइलैंड, नदर्न आइलैंड वेर कनेक्टेड विद स्कॉटलैंड। इसमें आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि इधर नॉर्थ सी है, इधर नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, ये सेल्टिक सी है, इंग्लिश चैनल है। तो चारों तरफ इसके सीज और ओशियन है, आइलैंड है ऑब्वियसली। और धीरे धीरे वाटर का लेवल राइज हुआ, फ्रांस अलग हो गया और इंग्लैंड आपका अलग हो गया, यूरोप से ये कट गया। उसके बाद ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है डियर, मतलब दिस इज 2200 BC का, इसको स्टोन हेंज बोलते हैं, ये लंदन से अराउंड 150 किलोमीटर दूर है। क्या है क्या मतलब, इफ यू सी, तो दिस इज नथिंग बट, मतलब पत्थर है, 13 फीट का पत्थर है एक्चुअली, 13 फीट एंड अबव। और ये स्टोन एज का आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चरल रेमनेंट्स हैं। ये क्राउन के अंदर प्रिजर्वेशन आता है, मतलब कि द ब्रिटिश क्राउन हैज ओनरशिप ऑफ इट, इट इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एंड ये बहुत ही पुराना है, इट इज, स्टोन हेंज इज ऑलमोस्ट 3000 BC का बनाया हुआ। तो ये क्या था, मतलब व्हाट एग्जैक्टली इट इज? तो ये स्टोन एज का आर्किटेक्चर था, जैसे हमारे टाइम इंदस वैली और हड़प्पन, मतलब मोहनजोदारो ये सब था, तो उसी तरीके से यहाँ पे स्टोन हेंज का रेमनेंट्स मिला। और ये साउथ ऑफ इंग्लैंड में है, एंड प्रिमिटिव है ये प्री हिस्टोरिक टाइम का है। प्री हिस्टोरिक उस टाइम को बोलते हैं जहाँ पे आपको कोई रिटन मटेरियल उस हिस्ट्री का नहीं है। तो आपका आयरन एज, ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज, वो सारे एजेस के हैं। एंड इसमें कोई मेटल नहीं यूज किया गया है, कोई टूल्स नहीं है, सिर्फ स्टोन का, बोन का, वुड का ये कंस्ट्रक्शन है। एंड यूज क्या होता था इसका? सो ऑब्वियसली हाइपोथेसिस है लोगों का, अजम्पशन कि ये क्या था, व्हाट वाज इट। तो बहुत लोग बोलते थे कि ये जो पेगन रिलीजन वाले थे, तो यहाँ पे ये क्रिमेशन के पर्पज से इसको यूज किया जाता था। इसके अलावा अगर आप मतलब इन मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश नेटफ्लिक्स सीरीज आल्सो यू विल सी स्टोनहेंज, इट इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। एंड कहा जाता है कि बहुत सारे मेन विमेन टुक पार्ट इन क्रिएटिंग इट। इट इज एज इम्पोर्टेंट एज योर पिरामिड्स ऑफ गीजा एंड एन आर्किटेक्चरल मार्वल। और जैसे जैसे अलग अलग इन्वेजन हुआ, वैसे वैसे अलग अलग कल्चर्स ने इसको अलग अलग चीजों के लिए यूज किया, बट मोस्टली इसको क्रिमेशन पर्पस से यूज करते थे। तो क्रिमेशन मतलब कि आफ्टर यू क्रिमेट द बॉडी देन यू बरी द एशेज ओवर हियर, इस टाइप का प्रोसेस एक हाइपोथेसिस है कि यहाँ पे यूज होता था। लेकिन अभी हम कहाँ हैं, 2200 BC में, बहुत अभी पुराने हैं अभी हमें। फिर 600 BC में आते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस किए होगे, हियर इज द सेल्टिक सी। अरे नीचे जाओ, ये इंग्लिश चैनल है, इस साइड आपका
ये सेंट जॉर्ज चैनल है जो वेल्स को आइलैंड से द वाटर बॉडी विच इज देयर, यहीं पे आपका सेल्टिक सी है। अब सेल्टिक सी का नाम क्यों सेल्टिक सी पड़ा, क्योंकि यहाँ पे आपके एज यू कैन सी सेल्टिक सी इधर आइलैंड के नीचे इधर, तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है। 600 बीसी की बात है, तो सेल्टिक लोग आना शुरू करते हैं यहाँ पे इस रीजन में एज यू कैन सी, और ये इंडो यूरोपियन ट्राइब्स थे। इनकी जो भाषा थी वो जर्मनिक भाषा थी। जर्मनिक मतलब जर्मन नहीं होता है, ये इंडो यूरोपियन भाषा है जिसमें आपका इंग्लिश आएगा, फ्रेंच आएगा, अफ्रीकान्स आएगा, स्कैंडिनेवियन भाषाएं आएंगी। तो भाषा आपकी जर्मनिक थी और ये ट्राइब इंडो यूरोपियन थे। ये आपके कहाँ से आए, तो मोस्टली यूरोप से ही आए, और ये अपना कल्चर यहाँ आके 600 बीसी में स्टैब्लिश किए। स्कॉटलैंड में सबसे ज्यादा इनका प्रेजेंस था, और स्कॉटलैंड इसीलिए अपने आप को बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट भी मानता है और अलग मानता है, और अभी भी वो चाहता है कि वो एग्जिट कर दे यूके से, बिकॉज दे बिलीव दे हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट हिस्ट्री। तो जो सेल्टिक लोग यहाँ पे आके सेटल किए उनको ब्रिटन्स बोला गया, और दे वर वॉरियर्स, दे वर फार्मर्स, मेटल में बहुत अच्छा मेटलर्जी का काम करते थे उन्होंने, विलेजेस, हिल फोर्ट्स। अच्छा, ये सारे एरिया में आपको बहुत सारे कैसल्स मिलेंगे, बहुत सारे कैसल्स मिलेंगे। देर आर सो मेनी कैसल्स जो एकदम मतलब लोग नहीं हैं और वो कैसल्स ऐसे ही हैं। तो अ लॉट ऑफ पीपल डू इलीगल सेटलिंग ओवर देयर कॉल्ड एज स्क्वाटिंग। स्क्वाटिंग की एक परंपरा है, वेयर यू गो एंड स्टे इन अ कैसल, एंड मतलब ऑब्वियसली उसमें लाइट खाना ये सब कुछ नहीं मिलेगा, बट यू बिकॉज द रेंट्स आर सो हाई एंड पीपल आर होमलेस, सो दे गो एंड दे ट्राई टू लिव इन अ कैसल विच इज not manned by police and no one knows. So people squat. This term is called as squatting. तो 600 बीसी में आपके सेल्ट्स जो है वहां पे आए, और ये जो लैंग्वेज बोलते थे स्कॉटलैंड में, वो वन ऑफ द लैंग्वेजेस वाज जर्मनिक का ही गेलिक लैंग्वेज, जो स्कॉटलैंड में बहुत ज्यादा बोला जाता था। इसीलिए बहुत डिफरेंस है, there's a lot of difference in Scottish and English, even if the accent is also very different. तो ये सेल्टिक लोग आए थे, गेलिक लैंग्वेज बोलते थे, ये स्कॉटलैंड और आयरलैंड में आके सेटल हुए, एंड यहाँ पे आके ये ब्रिटेन्स कहलाए। ये पहला था इन्वेजन। दूसरा इन्वेजन था आपका 55 बीसी में, रोमन लीडर जूलियस सीजर वो इन्वेड करता है, लेकिन उसके बाद ही हिमसेल्फ इज किल्ड, सो इन्वेजन वापस हो जाती है। फिर से जो है एम्परर क्लॉडियस के टाइम पे 43 एडी में रोमन एम्पायर फिर से इन्वेड करता है इस लैंड को। तो पहले कौन इन्वेड किए? सेल्टिक लोग, जो वहां पे सेटल ही हो गए। उसके बाद फिर जो इन्वेजन था वो रोमन इन्वेजन था, रोमन एम्पायर का इन्वेजन था, और इन्होंने ब्रिटानिया ब्रिटानिया नाम से इस पर्टिकुलर रोमन प्रोविंस का नाम रखा। और 50 एडी में आपका लंदन, जो बाद में लंदन कहलाएगा, बट दे फाउंडेड द सिटी कॉल्ड एज लॉन्डिनियम। 122 एडी में रोमन एम्परर हेड्रियन जो है वो हेड्रियन वॉल बनाते हैं, और 410 में दे वर फोर्स्ड टू विथड्रॉ। तो पहला इन्वेजन था सेल्टिक इन्वेजन। सेल्टिक इन्वेजन जो था विच वाज फ्रॉम द इंडो यूरोपियन ट्राइब्स, जो आके वहां सेटल हो गए, ब्रिटेन्स बन गए। फिर रोमन इन्वेजन हुआ, जहां पे रोमन्स जो हैं रोमन एम्पायर के वो आए यहाँ पे, और दे टुक कंट्रोल ओवर इट, लंदन फाउंड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? अब आता है एक अलग प्रजाति जो हम लोगों ने रशिया की हिस्ट्री में पढ़ा था, वाइकिंग्स, जो स्कैंडिनेवियन कंट्री से, डेनमार्क, नॉर्वे, ये सब से आते हैं, खूब प्लंडरिंग करते हैं, पायरेट्स होते हैं, लूटपाट मचाते हैं। तो एंग्लो सैक्सन्स आते हैं। एंग्लो सैक्सन्स का ही एक सेम प्रजाति ही वाइकिंग्स है, दो आर ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल, राइट? तो 450 में आपके एंग्लो सैक्सन्स आते हैं, एंड दे अंग्रेजी भाषा का इसमें ओरिजिन में बहुत बड़ा इनका रोल रहता है। 597 में आपके सेंट ऑगस्टीन ने क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। 617 में आपका किंगडम ऑफ नॉर्थम्ब्रिया एस्टैब्लिश होता है।
793 में फिर वाइकिंग्स आते हैं, फिर ये वेसेक्स, ससेक्स, ये सब अलग अलग एरियाज बनाते हैं। बट एंग्लो सैक्शंस थे कौन? तो एंग्लो सैक्शंस इन्वेजन का, जो रोमन इन्वेजन के बाद हुआ, एंग्लो सैक्शंस आए, उन्होंने ही रोमन इन्वेडर्स को भगाया वहां से। वो 410 से लेके 1066 एडी तक हुआ। इसके बाद आपके इस आइलैंड में ब्लैक डेथ या प्लेग होगा, जिसमें बहुत सारे लोग मरेंगे। डार्क एजेस का टाइम था, इसके बारे में रिटन सोर्सेज नहीं है, और हिस्टोरियंस इसको अर्ली मिडिल एजेस या अर्ली मिडीवल पीरियड बोलते हैं। एंग्लो सैक्शंस जो हैं, ये बारबेरियन वॉरियर्स थे, ये इंग्लिश चैनल क्रॉस करके आए और रोमन ब्रिटेन को इन्होंने इन्वेड कर दिया। और ये अलग अलग ट्राइब्स के थे, दे ऑल वर ट्राइबल्स, दे वर एंग्लिस, सैक्सन्स, जूट्स, फ्रिजियंस, और इसको मतलब कंटिन्यूड तरीके से एंग्लो सैक्सन इन्वेजन कहा गया। दे वर पेगन। पेगन मतलब यहाँ तो क्रिश्चियनिटी बना दिए थे सेंट ऑगस्टीन, तो एंग्लो सैक्सन्स आते हैं, ये पेगन है, मतलब ये अलग अलग कलेक्शन ऑफ गॉड्स को, लाइक वॉर गॉड है इनका त्यू, उसके बाद वुडन गॉड है इनका क्लेवर वन आइड लीडर ऑफ गॉड्स, फिर थंडर हैमरिंग थॉर, थॉर जो आपका कैरेक्टर है, फिर फ्रेया विच इज द सेडक्टिव लव गॉडेस। तो ये सारे जो आपके जो नाम है, बाय द वे, ट्यूसडे कम्स फ्रॉम ट्यू, वेडनेसडे, वेडनेसडे मत बोलना, वेडनेसडे comes from Woden, Thursday comes from Thor, Friday comes from Freya in the Gregorian calendar, the way it is. And Anglo-Saxons का जो language था वो भी Germanic था, which is a mixture of English, Afrikaans, Danish, Dutch, German, Scandinavian. Right? तो पहला आपका था Celtic, याद रखना इसको, पहला invasion Celtic, इसीलिए Celtic सी भी है नीचे। दूसरा इन्वेजन रोमन्स का था, रोमन्स को भगाया आपके एंग्लो सैक्सन्स ने। फिर आपके वाइकिंग्स आए, वाइकिंग्स आपके स्पेसिफिकली नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क के ट्राइब्स थे, बारबेरिक ट्राइब्स थे, ये भी एंग्लो सैक्सन्स जैसा ही बारबेरिक थे। वाइकिंग के बहुत सारे वर्ड्स हैं जो अंग्रेजी में यूज होते हैं, जैसे लाइक, लिफ्ट, टेक, गिव, हस्बैंड, डाइड, थ्रस्ट। तो अब अभी तक आपके इंग्लैंड को कंट्रोल किया था रोमन सिविलाइजेशन। अब वाइकिंग्स आके, मतलब डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे से जो बारबेरिक ट्राइब्स आ रहे हैं, वाइकिंग्स रशिया भी जाएंगे, बाय द वे। दैट इज अ कनेक्शन व्हेन आई कीप सेइंग कि रॉयल फैमिली ऑफ यूके इज कनेक्टेड, वाज कनेक्टेड विद जार फैमिली। तो जो वाइकिंग्स हैं ये यहाँ पे इंग्लैंड में आएंगे, दिल गो टू दिस वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्कॉटलैंड एंड द लोअर पार्ट, मतलब यानी कि आइलैंड पे जाएंगे, एंड दे विल सेटल ओवर देयर। तो आपका क्या क्या इन्वेजन हुआ? पहला सेल्टिक, देन रोमन, देन एंग्लो सैक्सन्स, देन वाइकिंग्स, 4 इन्वेजन हुए। ओके, अब हिस्ट्री ऑफ यूके 30,000 साल पहले से शुरू हुआ है। स्टोन हेंज आपका इतना पुराना इनका रेमनेंट है। रोमन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, डीसी क्या होता है पट, बीसी में, और ये तो एडी है। रोम जूलियस सीजर ने कोशिश किया था, देन ही डाइज, ही इज बिट्रेड एंड ही इज किल्ड। क्लॉडियस के टाइम पे फिर रोमन कॉन्क्वेस्ट फिर से होता है। जर्मनिक लैंग्वेज है, एंग्लो सैक्सन ट्राइब्स हैं। गेलिक लैंग्वेज है, ये आपके आइलैंड में और स्कॉटलैंड में होता है। इट वॉज देयर। इनफैक्ट अगर आप लोग कभी देखना चाहें ना, द हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड एक्चुअली, एंड द हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड इन अ वेरी very natural way of going back in time and understanding how Scottish people were and how the British were and all of it. You should watch this Netflix series. No, it is not this. Outlander. You should watch Outlander.
Outlander is a love story of a woman going back in time through Stonehenge. और वहां पे एकदम पेगन वर्शिपिंग से वो वापस टाइम पे चली जाती है and goes to the time of Anglo-Saxons and Vikings का invasion. और वो पूरा हिस्ट्री बहुत सुंदर से बताते हैं, all of it. और फिर वो ये भी बताते हैं कि कैसे स्कॉटिश पीपल हमेशा दे वर डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश एंड सॉ ब्रिटिश एज वेरी डिफरेंट. जो ब्रिटिश आर्मी थी उसको रेड कोट बोला जाता था क्योंकि उनका यूनिफॉर्म था रेड, और दैट वाज मोर लाइक एन अब्यूज. They never wanted to be part of UK, but they had to be. Now they want to get out of it. The same thing with Ireland. तो यूके का ओरिजिन जो है एंग्लो सैक्सन किंग जो है एथल्स्टान, उसके टाइम पे 10th सेंचुरी एडी में देखा गया था. उसने बाकी के सारे सेल्टिक किंगडम्स जो भी हैं उनको कंबाइन किया एंड सेड दैट द फर्स्ट टू रूल व्हाट प्रीवियसली मेनी किंग्स शेयर्ड बिटवीन देम. अलग अलग मतलब आपके ट्राइब्स थे, कहीं कहीं सेल्ट्स थे, कहीं पे जर्मनिक स्पीकिंग थे, कहीं पे गेलिक स्पीकिंग थे, कहीं पे फिर आपके वाइकिंग्स के थे, कहीं पे एंग्लो सैक्सन्स थे, कहीं पे रोमन्स का प्रजाति था. तो इन सबको कंबाइन करके, अलग अलग कल्चर्स को कंबाइन करके ये एंग्लो सैक्सन किंग ने सबसे पहले किया था. फिर आता है 1066 एडी में नॉर्मन इन्वेजन. तो नॉर्मन इन्वेजन क्या है? नॉर्मंडी ये जगह है फ्रांस में, पेरिस के पास, ठीक है. तो वहां के जो रहने वाले थे वो 11th सेंचुरी में स्पेसिफिकली अंडर द ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी वो लंदन को अटैक करते हैं. And it starts this beginning of like almost 100 years of war between the British and the French. मतलब British and French cannot be friends actually. उनका there is a lot of history of war, 100 years, सोच रहे हो. एंड ऊपर से इंडिया में भी था, फिर यूएस में भी था, सब जगह दे हैव फॉट ईच अदर. सो नॉर्मंडी से ये जो इन्वेजन है आपके लंदन में होता है, दे कॉन्कर इंग्लैंड, दे कॉन्कर अ लॉट ऑफ पार्ट ऑफ वेल्स, फिर आयरलैंड भी ले आते हैं, और वहां फिर नॉर्मन फ्रेंच कल्चर इसको कंट्रोल करना शुरू कर देता है. अभी तक यहाँ पे क्या था? वाइकिंग्स थे, वाइकिंग्स को भगाया और नॉर्मन इन्वेजन यहाँ पे हो गया. उसके बाद फिर स्कॉटलैंड अपना इंडिपेंडेंस के लिए बहुत फाइट किया. इंडिपेंडेंस फ्रॉम द नॉर्मन्स, इंडिपेंडेंस लेटर फ्रॉम द ब्रिटिश. दे गॉट इंडिपेंडेंट ऑल्सो इन 1320, लेकिन उनका कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट इंग्लैंड के साथ होता था, कांस्टेंट. तो अब देखो इंग्लैंड को दो तरीके से मतलब हमला था, एक तो फ्रांस के साइड से और एक स्कॉटलैंड के साइड से, तो ऊपर से भी और राइट साइड से भी. तो इट वाज इन अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन. 100 साल के लिए वॉर्स होंगी, ये मिडिल एजेस में या मिडिवल हिस्ट्री में होगा. मतलब इनफैक्ट 116 इयर्स के लिए वॉर्स होगा, ट्रूस होगा, सीज फायर होगा, 5 जनरेशन किंग्स का होगा, बहुत सारे डायनास्टीज फाइट करते रहेंगे, और यूरोपियन हिस्ट्री में इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट चला. और दोनों साइड्स जो है मिलिट्री टेक्नोलॉजी बढ़ा रही हैं, अपना टैक्टिक्स बढ़ा रही हैं, आर्मीज आर्टिलरी सब बढ़ा रही हैं, ये सारी चल रही हैं. तो ये बेसिकली आपका टेरिटोरियल डिस्प्यूट था, जिसके कारण 1337 से लेके 1453 तक 100 इयर्स ऑफ वॉर चलता रहा. जोन ऑफ आर्क का नाम आप जानते हैं. जोन ऑफ आर्क वुड बिकम अ नोटेबल फिगर बिकॉज उसने फ्रेंच ट्रूप्स का मोरल बाय सैक्रिफाइसिंग हरसेल्फ रेज किया था. फ्रांस जितनी टेरिटरी लॉस किया था, दे गेन्ड इट इवेंचुअली. तो फ्रांस और इंग्लैंड का बहुत ही लंबा फाइट चला था. That is one of the reasons why they'll keep fighting in all their colonized territories also. तो ये 100 साल से ज्यादा का वॉर चला था. अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट छोटे छोटे जगह हर जगह हो रहे थे. ट्रेड के लिए भी था, टेरिटरी के लिए भी था. ये 100 साल का वॉर कंटिन्यू करते रहा. उसके बाद जब ये 100 इयर्स ऑफ वॉर ऑलमोस्ट खत्म हुआ, तो वेल्स जो है आपका पार्ट हो गया एक्ट्स ऑफ यूनियन से ऑफ इंग्लैंड. 1603 में स्कॉटलैंड
came under the control of UK. एंड फिर 1707 में आपका यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ऐसे ये फुल फॉर्म, इस एटिमोलॉजी ये है, ये फॉर्म हुआ। तो हम लोगों ने क्या क्या इन्वेजन्स देखे? पहला सेल्टिक था, उसके बाद फिर आपके आगे एंग्लो सैक्सन्स, वाइकिंग्स, नॉर्मन्स, फ्रेंच। अच्छा, यहाँ पे रोमन एम्पायर भी था। तो इस तरीके से आपका ऑलमोस्ट 4 इन्वेजन तो यूनाइटेड किंगडम का हुआ ही है। अब आयरलैंड जो है ब्रिटिश कंट्रोल में 1600s में आया। इट वाज यूनाइटेड विथ ग्रेट ब्रिटेन थ्रू द एक्ट ऑफ यूनियन इन 1800, लेकिन आयरलैंड 2 भाग में बटा हुआ था। जो नॉर्दर्न आइलैंड था, जिसका कैपिटल बेलफास्ट है, वो लोग चाहते थे कि हम यूके से मिलके रहें, और जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, यानी साउथ ऑफ आयरलैंड जो है, वो चाहते थे कि नहीं, हम आयरलैंड खुद ही यूनिफाई हो और वो अलग हो जाए फ्रॉम यूके। तो इट हैज बीन अ वेरी वेरी मिलिटेंट स्ट्रगल। इनफैक्ट आपके लॉर्ड माउंटबैटन का लाइफ भी उसी मिलिटेंसी के अंदर गया था। He was killed by Irish militants. तो आयरलैंड, जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, ये अपना इंडिपेंडेंस 1922 में मिल जाएगा, लेकिन उसके 9 काउंटीज लाइक डिस्ट्रिक्ट्स which make Northern Ireland, they will be a part of UK. They still are a part of UK. अभी ब्रेग्जिट में बहुत बड़ा डिबेट है कि यहाँ पे बॉर्डर कैसे बनाया जाए, क्योंकि फिलहाल कोई बॉर्डर नहीं था इन दोनों के बीच में। बट ब्रेग्जिट में अब क्योंकि आयरलैंड बिकम्स पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड नदर आइलैंड इज पार्ट ऑफ यूके, तो बॉर्डर तो बनाना पड़ेगा। तो वही इनका अभी काफी वर्चुअल टॉक्स चल रहा है, और बहुत ज्यादा रिबेलियन, वॉरफेयर, मिलिटेंसी आयरिश मिलिटेंट्स का फॉर डिस्प्यूटेड, क्योंकि उनको ये लगता है कि ना, आई टेल यू बाय व्हाट इज द रीजन। जब यूके ने कोलोनाइज किया आउट ऑफ इट्स ओन टेरिटरी, सब जगह किया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन कंट्रीज, साउथ एशिया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब उसका एम्पायर का पावर कम हुआ, तो मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट। लेकिन आज तक आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट वेल्स को ये लगता है कि वो भी कोलोनाइज्ड ही उन, दे हैव बीन कोलोनाइज्ड फ्रॉम वे बिफोर, एंड इट इज इंटरनल कोलोनियलिज्म और कोलोनियलिज्म विदाउट बॉर्डर्स, कि they don't want London or the Parliament, the House of Lords or the House of Commons to decide for them. So they fought for their own federal structure, कि उनके खुद के भी पार्लियामेंट्स हो, उनका खुद का भी पार्टी स्ट्रक्चर हो। बट आज के दिन ऋषि सुनाक अगर कोई लॉ लाते हैं तो मेजोरिटी उसको सपोर्ट कर रहा, राइट? तो स्कॉटलैंड को ही बहुत ज्यादा लगता है कि दे हैव बीन कोलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश, वेल्स को भी लगता है, आयरलैंड को तो लगता ही है, तो वो तो अलग है ही अब, इट इज नॉट पार्ट ऑफ यूके एनीमोर। तो सोवरेनिटी के ऊपर हमेशा से आइलैंड और नॉर्दर्न आइलैंड का, क्योंकि ये जो है, ये नॉर्दर्न आइलैंड है, ये आइलैंड है, इसका कैपिटल बेलफास्ट है, इसका डबलिन है, दोनों के बीच में बहुत ब्लडी वॉरशेड और बहुत ही मिलिटेंट फाइट्स हुए हैं, बहुत ज्यादा। मतलब द एंटायर हिस्ट्री इज फिल्ड ऑफ, बिकॉज आयरलैंड नेवर वांटेड, कभी भी किसी आयरिश को ब्रिटिश मत बोल दीजिएगा गलती से, राइट? सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑन द सेम आइलैंड, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूके। आइलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूके, ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ। नॉर्दर्न आइलैंड इज, रिपब्लिक ऑफ आइलैंड इज नॉट। आयरिश हिस्ट्री जो है, बहुत ही यहाँ वॉर, फैमिन्स, एमिग्रेशन, ये सारी चीजें हुई थी। सेल्ट्स, वाइकिंग्स, नॉर्मन्स, स्कॉट्स, ब्रिटिश, इंग्लिश, ये सारे इसको इन्वेड किए थे।
पहले यूके का पार्ट था, एक कॉलोनी था ब्रिटिश एम्पायर का, लेकिन 1922 के बाद ये इंडिपेंडेंट हुआ और नॉर्दर्न आयरलैंड चाहता था कि ये पार्ट बन के रहे यूके का, लेकिन आयरलैंड नहीं, तो फिर वो फाइट किया और फिर दे रोज. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया का जो पहला न्यूज़पेपर निकला था, बंगाल्स गazette बाय हिकी, ही वाज एन आयरिश गाय, आयरिश मर्चेंट हु केम टू इंडिया, और कलकत्ता से उसने प्रेस अपना शुरू किया था. जो सबसे पहला, लेट मी शो यू द बुक, एक्चुअली दिस इज अ वेरी रेयर बुक. ये किताब जो है, दिस इज, यू कैंट सी इट क्लियरली. You can't see it clearly. But anyway, this book is, I will share a picture of it, Hickey's Bengal Gazette, or the original Calcutta General Advertiser ka matlab. The Untold Story of India's First Newspaper, written by Andrew Otis. ये publish हुआ है आपका Westland Books से, and बहुत ही interesting. This is a very interesting work of how Hickey saw इंडिया. और ही वाज अ मर्चेंट. फिर उसको, वो जब अपना बंगाल गazette पब्लिश करता था तो उसमें बहुत गॉसिप छाप रहा है ब्रिटिश के ऊपर, तो कितनी बार उसको अरेस्ट किया गया है. तो अलग ही उसका स्टोरी था. दैट वाज एन इंटरेस्टिंग पीस ऑफ वर्क. तो ये इसका स्टैंड पॉइंट था. 1591 में आपके विलियम शेक्सपियर का बर्थ होता है, और वो राइटिंग, परफॉर्मिंग प्लेज ये सब शुरू करते हैं. मरने के बाद posthumously he becomes famous. When Shakespeare was alive, he was considered very uncouth. Like, if you're not reading the classics of British culture, then maybe you're not that intellectual enough. So you should go ahead and watch Shakespeare. उस टाइप का था. बाद में इनके ये, आफ्टर हिज डेथ ही बिकेम वेरी फेमस. बहुत सारे लैंग्वेजेस, म्यूजिकल्स, बैलेज और मूवीज में इनका प्लेस जो है ट्रांसलेट हुआ है. इनके फादर जो थे वाज अ ग्लव मेकर, ग्लव्स बनाने वाले, और जो मदर थी वाज अ वेल्दी लैंडलॉर्ड की बेटी. एंड ऐसा आज के दिन है कि बाइबल के बाद सबसे ज्यादा कोट शेक्सपियर को ही किया जाता है. बट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे द आइडिया ऑफ फेमिनिज्म हैज चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शेक्सपियर के बहुत सारे सोनेट्स एंड बहुत सारे प्लेस को फेमिनिस्ट लोगों ने क्रिटिक भी किया है, ऑफ क्रिएटिंग अ वेरी पेट्रियार्कल आइडिया ऑफ वुमन फेमिनिटी एंड ऑल ऑफ इट. तो he was considered trashy before, but after his death he became very famous. 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. उसी समय ये जाती है अमेरिका, उसी समय आती है इंडिया. तो ये प्राइवेट प्रॉफिट सीकिंग कॉर्पोरेशन होती है, प्राइवेट कंपनी जो बनती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल के अंदर. एक कंपनी रूल वो बनाते हैं. एंड बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफर जो है, जो कमांडर इन चीफ होता है नवाब के आर्मी का, वो धोखा देता है. और नवाब जो था वो फ्रांस के सपोर्ट में था, और मीर जाफर ब्रिटिश के सपोर्ट में था. और बैटल ऑफ प्लासी तो आप जानते ही हैं कि क्या हुआ. तो दो जगह बैटल्स हुए थे, एक बंडी वॉश में हुआ था और एक प्लासी में हुआ था, और दोनों में ब्रिटिश जीते. तो ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल इंडिया में बहुत स्ट्रांग हो गया, और फ्रांस का थोड़ा बहुत कंट्रोल सिर्फ आपके यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी में बचा, जो 1954 में फिर इंडिया का पार्ट हो गया. तो ये क्या मतलब, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बनी थी? ये रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने के लिए, गोल्ड और ये सब इंपोर्ट करने के लिए, कॉटन, सिल्क, इंडिगो, टी, ओपियम. जब इंडिया को कॉलोनाइज किया तो जो मकाऊ वाला एरिया है, ताइवान वाला एरिया, उससे चाइना, मतलब चाइना को तो पूरा नहीं किया, चाइना को तो जापान करने वाला था. ओपियम ट्रेड काफी बढ़ गया इनका, ब्रिटिश का. तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसी समय अमेरिका भी गई थी 1600 में बनने के बाद, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया भी आई थी.
आई थिंक इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर और शाहजहां, उतना फिर उनको उस समय मिला नहीं कंट्रोल, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये सब जब आए देन दे टुक मोर कंट्रोल ओवर इट एंड दे कंट्रोल्ड. सो लेट अस रिवाइज. 1707 में इंग्लैंड स्कॉटलैंड एक कंट्री बनते हैं एंड दे बिकम ग्रेट ब्रिटेन. इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स. ग्रेट ब्रिटेन क्या है? इट इज जस्ट अ लैंडमास. 1756 में 7 years वॉर शुरू होता है. 7 years वॉर आपका यूएस में शुरू होता है. यूएस के, जैसे कि हमने यूएस की हिस्ट्री में पढ़ा था, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस वाज कोलोनाइज्ड कंप्लीटली बाय द ब्रिटिश. और बीच बीच में कनाडा फ्रांस ने ले लिया था, बीच बीच में टेरिटरीज जो है मिसिसिपी के वो फ्रांस ने ली थी. तो 7 साल तक अमेरिका में वॉर चलता रहा फ्रांस और यूके के बीच में, एंड फाइनली यूके जीत गया, फ्रांस वहां भी हार गया. इट इज द सेम टाइम जब आपका इंडिया में भी बैटल ऑफ प्लासी लड़ा जाएगा. 1750 1770s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होता है इंग्लैंड में. इंग्लैंड में कहा? तो लंदन, लिवरपूल, बर्मिंघम, मैनचेस्टर. बर्मिंघम, लिवरपूल, मैनचेस्टर, ये सब में आपका ये शुरू होता है. क्या करते हैं ये वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में? व्हाट इज इट? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले आपका नेदरलैंड्स का जो कैपिटल है एम्स्टरडैम, दैट वाज द इंटरनेशनल पोर्ट फॉर ट्रेडिंग. जहाजें तो चलती थी. आपका रोमन सिविलाइजेशन खत्म हुआ तो पोर्टुगीज ने ये जिम्मेदारी उठाई थी कि दुनिया हम एक्सप्लोर करेंगे, तो वास्को ड गामा आए थे इंडिया, कैलिकट. तो एंड दैट इज 1498. तो आपका होलैंड और पोर्टुगल बहुत आगे था इन्वेजन्स में. डच ने हमें भी इन्वेड किया था. A lot of parts of Orissa, Tamil Nadu, many things. निकोबार आइलैंड्स. लेकिन जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होता है इंग्लैंड में, तो आपका लिवरपूल, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, ये सब जो है इंडस्ट्रियल सिटीज और सेंटर्स बन जाते हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है. पहले एक देखो, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है हाथ से बनाना. मैन्युफैक्चर, हाथ से बनाना. तो हाथ से तो चीजें पहले भी बन रही थी, लेकिन अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को रेवोल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया. और मशीन्स के इंट्रोडक्शन के साथ बहुत सारी चीजें चेंज हुई. स्टीम इंजन आया, कंबशन इंजन आया. फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. First part of industrial revolution was seen in UK. The second part of industrial revolution, which will be in 1850s, which will be seen in US. Right? तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है वो आपके यही सब मैनचेस्टर, लिवरपूल, ये सब से शुरू होता है. आपका एक सेफ्टी पिन बनाने के लिए पहले 19-18 लोग चाहिए होते थे. अब एक सेफ्टी पिन बनाने के लिए आपको एक मशीन चाहिए, एक आदमी चाहिए. वो मशीन को सीखना, चलाना सीख ले, बाकी के 18 लोग कहाँ गए? तो मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट होता है, पॉवर्टी होती है, क्राइम रेट बढ़ जाता है, और सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अफेक्ट करता है विमेन लेबर फोर्स को. तो ये जो जेंडर डिविजन ऑफ लेबर है कि आदमी जाएगा बाहर काम करेगा, औरत घर में काम करेगी, ये आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ही देन है. Many women were workforce was unemployed because of your industrial revolution. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू होता है, टेक्सटाइल्स का आपका शुरू हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, शिप्स का, गन्स का, आर्टिलरी का. यूएस में फिर असेंबली लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब शुरू होता है 1830s 40s में. 1776 में जो अमेरिकन कॉलोनीज हैं अमेरिका में, वो इंडिपेंडेंस यूके से डिक्लेयर करती हैं. दे डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस ऑन 4th of July 1776 कि they will not be a British colony anymore. तो your United States of America is born. अमेरिका में किसको भेजते थे? Was it only the slaves? No.
स्लेवरी के पीछे भी, स्लेवरी इज अ concept which has been going on from your Greeks. आपके एथेंस सिटी स्टेट में भी था, रोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर, सब जगह स्लेवरी का कॉन्सेप्ट था। अफ्रीका के अलग अलग किंगडम्स जो होते थे आपस में वॉर करते थे, तो जो कोई प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं या क्रिमिनल्स हैं तो उनको स्लेव्स बना देते थे और उनको एक्सपोर्ट कर देते थे। मेल को वो एक्सपोर्ट कर देते थे, फीमेल बच्चे को नहीं करते थे मोस्टली। मेल उनको लगता था अफ्रीकन किंगडम्स को कि स्कर्मिश करेगा, वॉर करेगा, और मेल ही ज्यादा आपका मेहनत सपोजिटली के लिए चाहिए अमेरिका के ब्रिटिश कॉलोनीज में, फार्म हाउसेस बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए। तो भर भर के आपके नॉर्थ अटलांटिक ओशन से आपका ये स्लेव ट्रेड होता था। बट एट द सेम टाइम a lot of Scottish, a lot of Welsh, a lot of Irish people were also sent by the British administration to America, ताकि वो अपनी डेमोग्राफी बढ़ा सके। नहीं तो अमेरिकन ट्राइब्स की बढ़ जाएगी ना, और फ्रांस की बढ़ जाएगी, और उधर फ्लोरिडा के पास स्पेन भी है। तो ये जो एंग्लो सैक्सन या सेल्टिक या जर्मनिक स्पीकिंग जो ट्राइब्स थे ओरिजिनली इनहेबिटेंट्स ऑफ यूके, बहुत सारों को भेजा गया था टू कंट्रोल एंड मैनूवर की कैसे स्लेव्स को कंट्रोल किया जाए। तो जो व्हाइट पॉपुलेशन है वही है। अगर आप जॉर्ज वॉशिंगटन को देखेंगे तो जॉर्ज वॉशिंगटन के दादा जो थे, ही वाज अ रियल स्टेट ब्रोकर, ब्रिटिश, जो फिर अमेरिका आए थे रियल स्टेट का काम करने के लिए। जॉर्ज वॉशिंगटन द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो 1776 में अमेरिका अपना आजाद हो जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है। 1801 में ब्रिटिश एंड आयरिश पार्लियामेंट्स आर जॉइंड बाय द एक्ट ऑफ यूनियन, और तब आपका यूके बनता है। 1805 में ब्रिटिश फ्लीट डिफीट्स नेपोलियन एट द बैटल ऑफ ट्रैफलगर। अब नेपोलियन का ये स्टोरी है कि नेपोलियन को जब जब डिफीट करो तो उसको जेल में डाल दो किसी आइलैंड में, और फिर भाग के आ जाएगा। पता नहीं वो कैसे आ जाता था, हमेशा भाग जाता था वो जेल से। तो 1815 में वो बैटल ऑफ वाटरलू होगा, और फाइनली आपका ब्रिटिश, प्रुशियन, ये सब आर्मीज नेपोलियन को डिफीट करेंगी, और फिर उसको सेंट हेलेना आइलैंड में जेल किया जाएगा। फिर फाइनली he'll die there, कहते कहते कि the only country that he really loved was Egypt. Anyway, तो 1805 में ये हुआ। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या था? 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। यूके आप अपने अलाइज के साथ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर, ये सबको फाइट करता है। यू नो द हिस्ट्री ऑफ इट कि कौन जीतता है। तो आपके जो यूके, यूएस और फ्रांस जीतते हैं। अब देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि 100 साल तक लड़े थे आपस में, लेकिन हैं अलाइज। तो 1918 में वर्ल्ड वॉर वन एंड हो जाता है। 1921-22 में आयरलैंड को इंडिपेंडेंस मिल जाता है। 1928 में फिर विमेन गेन इक्वल राइट्स टू वोट। आज के दिन 1918 में विमेन एट द एज ऑफ 30 प्लस विथ प्रॉपर्टी हैड द राइट टू वोट। फिर उसके 10 साल बाद 1928 में विमेन गॉट ऑल काइंड्स ऑफ विमेन फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ क्लास स्ट्रक्चर गॉट द राइट टू वोट। ये इंडिया को भी इंप्रेशन देगा कि 1920s में फिर जब कांग्रेस मिलेगी, बात करेगी, तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि जब भी इंडिया आजाद होगा तो हमारा आजादी से ही औरतें वोट करेंगी। फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। काहे शुरू होता है? जर्मनी पोलैंड को इन्वेड कर लेता है, तो अटैक। तो फिर से यहाँ पे ये अटैक करते हैं। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार में मतलब खत्म हो जाता है, और जर्मनी फिर से हार जाता है, इटली हार जाता है। 1952 में एलिजाबेथ द सेकंड इज क्राउन्ड एज द क्वीन। इनका घर का नाम था लिलीबेथ और पेट नेम, और ऐसे इनका नाम था एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मेरी, और शी बिकेम द क्वीन एट द एज ऑफ 26 in 1952 after replacing her father, King George II. She was born on 26th of April in 1926. दो डेट के ऊपर डिबेट है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं
कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पे शी ऑल्सो ज्वाइंड द आर्म्ड फोर्सेस. शी वॉज द फर्स्ट फीमेल मोनार्क टू डू सो, एंड ड्राइव करती थी मिलिट्री ट्रक्स एंड एवरीथिंग, एंड which was quite, like at that point of time, very ahead of its time and space. फोटोग्राफी उनकी हॉबी थी, उनको हॉर्स रेसिंग, हंटिंग ये सब बहुत पसंद था. फिशिंग, हंटिंग, रेनडियर्स के लिए स्कॉटलैंड ही जाती थी. और इनका पासपोर्ट नहीं है. शी यूज, मतलब नहीं था कभी. शी नेवर नीडेड. शी वॉज द ओनली पर्सन हु कुड ड्राइव विदाउट अ लाइसेंस और नंबर प्लेट. वैसे वो ड्राइविंग का कंडीशन विद टाइम खत्म हो गया. शी डाइड लास्ट ईयर, and she is the longest living monarch of UK. 12 to 13 prime ministers she has seen. I think 50 days का जो prime minister Liz Truss बनी थी, उनसे ये मिल नहीं पाई. She was not able to meet Liz Truss. तो बोरिस जॉनसन तक से मिली थी. ऋषि सुनाक से तो बिल्कुल नहीं मिली. और there was a massive mourning. इनके बेटे चार्ल्स फिर किंग बने, और चार्ल्स जो है इज द प्रिंस ऑफ वेल्स एक्चुअली. तो मतलब हर बेटे को इन द रॉयल फैमिली को किंगडम का पार्ट दिया हुआ था. तो चार्ल्स को वेल्स मिला था, वहां से उन्होंने पढ़ाई भी की थी. ही आल्सो टर्न वेरी, मतलब ही अंडरस्टूड देयर. ही हैड प्रोफेसर्स हु वर वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेंट इन वेल्श नेशनलिज्म. उसने वेल्श लैंग्वेज भी सीखी थी. अंग्रेजी में बात करने के लिए भी बहुत जगह अपने कोरोनेशन में तैयार नहीं था. तो रिबेलियस था. बाय द वे, कल परसों का न्यूज है कि राइट नाउ ही इज नॉट इन द राइट, मतलब ही इज नॉट वेल. सो लेट्स सी आगे क्या होता है. सो दिस वाज इन शॉर्ट योर हिस्ट्री ऑफ यूके.